हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो उसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हैबिट्स डाई हार्ड। क्या मतलब हुआ? हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, और डाई का मतलब होता है मरना, हार्ड मतलब मुश्किल या मुश्किल से। तो क्या मतलब हुआ इसका? हैबिट्स डाई हार्ड मतलब कि आदतें मुश्किल से मरती हैं। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि पॉसिबल हो तो आप उन वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Ramu was known in his village for his simplicity and compassionate nature। क्या मतलब वो? ओके दोस्तों, जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? रामू वॉज नॉन मतलब कि रामू को जाना जाता था इन हिज विलेज अपने गांव में, फॉर हिज सिंप्लिसिटी अपनी सादगी के लिए। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी या फिर भोलापन। एंड कंपैशनेट नेचर, कंपैशनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, नेचर का मतलब स्वभाव। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? रामू वॉज नॉन इन हिज विलेज, रामू को उसके गांव में जाना जाता था, फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कंपैशनेट नेचर, उसके मतलब कि भोलेपन और दयालु स्वभाव के लिए। ही हैड लव फॉर एवरीवन एंड ही कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब भी आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर हमें ये शो करना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहां पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है। और जिसका मतलब होता है कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड लव फॉर एवरीवन मतलब कि उसके पास सबके लिए प्रेम था, सबके लिए प्रेम था। एंड और ही कुड नॉट सी एनीवन, वो किसी को भी नहीं देख सकता था। इन ट्रबल मतलब कि मुश्किल में, परेशानी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही हैड लव फॉर एवरीवन, उसके लिए उसके पास सभी के लिए प्यार था। एंड ही कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, और वो किसी को भी किसी समस्या में, किसी परेशानी में नहीं देख सकता था। चलिए आगे देखिए। इट वॉज विंटर, सर्दियाँ थीं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मौसम से जुड़े हुए कोई भी आप वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसे इट का यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए लिखा होता है कि आज बहुत सर्दी है, तो ये होता है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर वो वाक्य मौसम से जुड़ा हो, तो वहाँ पर इट को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट वॉज विंटर मतलब कि सर्दियाँ थीं। द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग। देखिए, फ्रीज का मतलब होता है जमाना, और ये वॉज या वर्क, जब वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये फ्रीजिंग जो है फोर्थ फॉर्म है इसका। तो जब भी वॉज वर्क के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग, जो द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग मतलब सर्दी सबको, हर चीज़ को जमा रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग मतलब कि जो ठंड थी वो सब कुछ या सब कुछ जमा रही थी, जमा रही थी। फ्रीज मतलब जमाना। वन सच मॉर्निंग मतलब वन सच मॉर्निंग मतलब ऐसी एक सुबह। सच का मतलब होता है ऐसी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन सच मॉर्निंग मतलब ऐसी एक सुबह। रामू वॉज गोइंग समवेयर। दोस्तों, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। रामू वॉज गोइंग समवेयर, और समवेयर का मतलब होता है कहीं। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। वन सच मॉर्निंग मतलब ऐसी एक सुबह। रामू वॉज गोइंग समवेयर, रामू कहीं जा रहा था।
ऑन एन अर्जेंट बिजनेस, मतलब कि एक ज़रूरी काम से, अर्जेंट बिजनेस मतलब कोई ज़रूरी काम, अर्जेंट जो है एडजेक्टिव आप इसको नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक या फिर ज़रूरी। तो क्या मतलब हुआ, ऑन एन अर्जेंट बिजनेस मतलब एक ज़रूरी काम से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, रामू वॉज गोइंग समवेयर ऑन एन अर्जेंट बिजनेस, मतलब रामू कहीं जा रहा था बहुत ज़रूरी काम से। ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है SAW, ज़्यादातर लोग इसको सा पढ़ते हैं और शायद आप भी सा पढ़ते हो, और जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, SAW। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसको सा नहीं पढ़ेंगे, आपको इसको सौ पढ़ना है। सौ आप इसको बोल बोल कर इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सौ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है देखना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि यदि ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, मतलब कि उसने एक सांप को देखा ऑन द रोड, सड़क पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, उसने एक सड़क पर एक सांप को देखा। ड्यू टू कोल्ड, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, ड्यू टू कोल्ड मतलब सर्दी की वजह से। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं वजह से, तो आपको ड्यू टू का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं आपकी वजह से, तो आप लिखेंगे ड्यू टू यू, इसकी वजह से ड्यू टू दिस, तो आपको सिर्फ ड्यू टू के बाद जो भी है वो लिख देना है। तो क्या मतलब हुआ, ड्यू टू कोल्ड मतलब कि सर्दी की वजह से। इट लुक्ड फ्रोजन, और ये जो इट है वो इस सांप के लिए यूज़ हो रहा है। और दोस्तों ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि जब भी हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो यदि वहाँ पर हम किसी भी प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी हम एनिमल्स के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हमें उसमें इट लगाना है। तो क्या मतलब हुआ, इट लुक्ड, लुक मतलब दिख रहा था, दिखा, फ्रोजन जमा हुआ, तो क्या मतलब हुआ, ड्यू टू कोल्ड सर्दी की वजह से, इट लुक्ड फ्रोजन मतलब कि वो जमा हुआ लगा। चलिए आगे देखिए, रामू पिक्ड अप द स्नेक, पिकअप का मतलब होता है उठा लेना, और ये सेकंड फॉर्म है, रामू पिक्ड अप द स्नेक, रामू ने सांप को उठा लिया। एंड सॉ साइंस ऑफ लाइफ इन इट, और उसने देखा, जैसे मैंने आपको बताया इसकी ये सी की सेकंड फॉर्म है और इसको सॉ पढ़ना है। एंड सॉ और देखा, साइंस ऑफ लाइफ इन इट मतलब उसने उसके अंदर साइंस ऑफ लाइफ, साइंस का मतलब होता है चिन्ह और लाइफ मतलब जीवन, क्या उसने क्या देखा, एंड सॉ साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ इन इट मतलब उसने उसके अंदर जीवन के चिन्ह देखे, या मतलब कि जीवन के संकेत देखे। मतलब इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जब रामू ने उसे उठाया तो वो शायद उसको ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी बहुत जान बाकी है। चलिए आगे देखते हैं, ही वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द स्नेक। पिटी का मतलब दोस्तों ये जो वर्ड है पिटी, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दया। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ही वॉज फिल्ड विथ पिटी मतलब वो दया से भर गया, फॉर द स्नेक सांप के लिए। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। रामू रिटर्न होम, रिटर्न का मतलब होता है लौट आना, रामू रिटर्न होम, रामू घर लौटा। विद दैट सेमी कॉन्शियस स्नेक, देखिए जो वर्ड है सेमी कॉन्शियस, इसका मतलब होता है अर्ध मूर्छित, मतलब कि जो पूरी तरह से बेहोश ना हो, जो हल्का हल्का होश में हो, तो उसको सेमी कॉन्शियस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, रामू रिटर्न होम, रामू घर लौटा, विद दैट सेमी कॉन्शियस स्नेक मतलब उस अर्ध मूर्छित मतलब आधे बेहोश सांप के साथ, या कह सकते हैं आधे सचेत सांप के साथ। ही मेड फायर, उसने आग जलाई। एंड प्लेस्ड इट, प्लेस का मतलब होता है रख देना, एंड प्लेस्ड इट और उसको रख दिया नियर द फायर। दोस्तों ये जो ये वर्ड है फायर, ये शायद यहाँ गलत लिखा है क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली और कहानी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्नेक होना चाहिए। तो ये आप इसको, ये जो फायर है आप इसको स्नेक समझ लें। तो क्या मतलब हुआ, ही मेड फायर, उसने आग जलाई, एंड प्लेस्ड इट और उसको रख दिया नियर द स्नेक मतलब सांप के पास। फॉर द वॉर्मथ, वॉर्मथ मतलब गर्माहट के लिए, वॉर्मथ का मतलब गर्माहट, तो उसने क्या करा, उसने उसको रख दिया सांप के पास, उस आग को रख दिया गर्माहट के लिए। द वॉर्मथ रिवाइव्ड द स्नेक, दोस्तों रिवाइव का मतलब होता है किसी को जीवित करना, किसी को दोबारा से पुनर्जीवित करना। तो क्या मतलब हुआ, द वॉर्मथ जो गर्मी थी, रिवाइव्ड द स्नेक उसने सांप को जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। एंड और इट सैट कोइल्ड अप
विद इट्स हुड रेज्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इन वर्डों को नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं। हुड का मतलब होता है फन, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। और कोइल्ड अप का मतलब होता है कुंडली मारकर बैठना। तो क्या मतलब हुआ, इट सैट, वह बैठ गया, कोइल्ड अप मतलब कुंडली मार के बैठ गया, विद इट्स हुड रेज्ड मतलब वो कुंडली मारकर बैठ गया अपना फन उठाकर। रेज का मतलब होता है उठा हुआ होना। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ईविल रिमेन्स ईविल। ईविल का मतलब होता है बुरा या फिर दुष्ट, और रिमेन का मतलब दोस्तों होता है किसी भी विशेष अवस्था में बने रहना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ईविल रिमेन्स ईविल, की जो दुष्ट है या जो बुरा है वो बुरा ही रहता है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। रामू सैट, रामू बैठा, नियर द स्नेक, सांप के पास। इट बिट हिम, उसने उसे काट लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एज सुन एज रामू सेट नियर द स्नेक, जैसे ही रामू सांप के पास बैठा, इट बिट हिम, उसने उसे काट लिया। और दोस्तों यहाँ भी जो इट है ये सांप के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए इट का यूज़ होता है, और ये एक प्रोनाउन है, तो आप इन चीज़ों को भी नोट करें। चलिए आगे देखिए। रामू वॉज इन डेथ थ्रोज, दोस्तों ये एक नया वर्ड है शायद आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। डेथ का मतलब मृत्यु होता है और थ्रोज का मतलब होता है इसको कह सकते हैं जब मौत के दौरान या दम निकलने के दौरान, मौत होने के दौरान जो व्यक्ति को कष्ट होता है उस प्रक्रिया को डेथ थ्रोज कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, रामू वॉज इन डेथ थ्रोज, जो रामू था वो उस मरण कष्ट में था। जैसे मैंने आपको बताया डेथ थ्रोज का क्या मतलब हुआ कि जब व्यक्ति की मौत हो रही है और वो उस कष्ट से गुजर रहा है, मौत होने की जो प्रक्रिया के कष्ट से, तो उसको डेथ थ्रोज कहा जाता है। तो आप इस पूरे वर्ड को नोट कर सकते हैं, डेथ थ्रोज। तो क्या मतलब हुआ, रामू वॉज इन डेथ थ्रोज मतलब रामू जो था वो मरने के कष्ट में था। ही रिपेंटेड, दोस्तों रिपेंट का मतलब होता है पछताना। तो ही रिपेंटेड मतलब पछताया। एंड थॉट, और उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। एंड थॉट, और उसने सोचा। अलस, दोस्तों ये वर्ड जो है अलस, ये कब यूज़ होता है, जब भी हम कोई वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम किसी भी तरह का कुछ पछतावा दिखाते हैं या हाय बोलते हैं, तो वहाँ पर अलस लगता है। जैसे हम हिंदी में हाय बोलते हैं तो उसे अलस कहते हैं, अलस। आई शुड हैव लेफ्ट इट, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। टू इट्स फेट, उसके भाग्य पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई शुड हैव लेफ्ट इट, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। टू इट्स फेट मतलब उसके भाग्य पर। द बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर होता है स्वभाव किसका, और हैबिट्स, और जो आदतें होती हैं, डाई हार्ड, वो मुश्किल से मरती हैं। ही डाइड, और वो मर गया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो देख लेते हैं। अ गुड डीड मतलब जो एक अच्छा कार्य है, मस्ट बी डन, उसे अवश्य ही किया जाना चाहिए। टू द वन, उसके साथ, दैट डिजर्व्स इट, जो उसके लायक हो। तो इसका पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अ गुड डीड मस्ट बी डन टू द वन दैट डिजर्व्स इट, मतलब कि अच्छा कार्य उस व्यक्ति, उसके साथ किया जाना चाहिए जो उसके लायक हो, जो उसके लिए डिजर्व हो। तो दोस्तों ये हाँ आज की हमारी स्टोरी थी, और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि जैसा हमने देखा कि वो जो व्यक्ति था रामू बहुत ही अच्छा और भोला इंसान था, लेकिन उसके अच्छे नेचर की वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि वो सांप को अपने घर लेके आया, और सांप की जो फितरत है, जो उसकी आदत है, वो है उसको काटना। तो जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, जो स्टोरी का टाइटल था हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब जो आदतें होती हैं वो मुश्किल से ही मरती हैं, क्योंकि जो सांप की जो आदतें होती हैं काटना, तो उसने अपनी आदत के अनुसार ही अपना व्यवहार किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कहानी भी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।